हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चंस। वैसे तो मुझे पता है कि मेरा कुछ भी कहना, मेरा पढ़ाना सब फालतू है और कुछ वो इसमें, क्योंकि मतलब मैं ना, मुझे आज चीज़ें इसलिए लगती हैं कि आप लोग कितनी जल्दी जो है वो डेविएट हो जाते हैं। कई दिन से एक अफवाह वो चल रही है कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, ये है वो है, लोगों ने पढ़ना वढ़ना छोड़ के। वाई आर यू सो नेगेटिव? आप लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं? क्यों आप लोग जो हैं, एक मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जो जिन यूट्यूब चैनल्स पे जाकर जो एक ही बात को दिन भर में 4 बार 5 बार वीडियोस केवल इसी बात के डालते हैं कि पेपर कब होना है, और आप लोग उनको देख देख के उनके व्यूज़ बढ़ाते हो, उससे फ़ायदा क्या है? Why don't you ask this question from yourself? क्यों नहीं आप जो कायदे के लोग हैं उन्हें देखते हैं? क्यों आपको अपनी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिविटी है तो और नेगेटिविटी को जो है उसको मल्टीप्लाई करना है? क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भाई बात ये है कि ये तो आपको पता ना, एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का। वट एवर यू वॉच वही चीज़ें आपकी फीड पे आने लगती हैं, वैसी ही नेगेटिव। इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग नेगेटिव तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही फीड है, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हो, चाहे रील्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। क्या ये समय नेगेटिव चीज़ों का है? आपको पता ही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी होती है तो क्यों नहीं आप ऑथेंटिक साइट यानी कि यूपीएससी एसएसबी पे देख लेते हैं। उन्होंने आज खंडन करा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई देखिए, पेपर उनकी हिस्ट्री जो भी हो, पेपर अभी है, जैसा भी अभी होना तो है ही। फिर उसके बाद और चीज़ें लोग ऐड ऑन करते हैं, पता नहीं ये पेपर होगा नहीं होगा। अरे एक तो ऑलरेडी मैं ये सोचती हूँ, लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। एक एक दिन काटना उनके लिए मुश्किल है कि पेपर हो, हमें नौकरी मिले, हमारा भविष्य भी सुखद हो। और उसके बाद ये लोग जो होते हैं ना, रियली दे आर प्रीडेटर्स। ये जो जो फालतू की न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, फालतू की बात करते हैं, लोगों को टेंशन देते हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक आ जाए तो क्यों आप ऐसे लोगों को देखकर उनको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो? क्यों नहीं आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला सकते? क्यों नहीं आप उन लोगों को देखते जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं? अगर आप किसी का पढ़ने का रूटीन देख रहे हो तो उससे आपको क्या मिल रहा है? आपका अपना पढ़ने का रूटीन क्या है? कहते हैं ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड एंड इट इज वन ऑफ देम। कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एवरीवन। जैसे खाना जो है वो कहते हैं कि हमेशा जो है वो खाना है, नहाना है, और भाई ये मैं तो पढ़ना भी यही कहती हूँ कि भाई अपनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखनी इसलिए चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बहुत सारी बातें अगर आप पहले से कह देते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो हो नहीं पाती हैं। तो प्रूव योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग। और क्यों हर किसी को दूसरे के रूटीन को फॉलो करके आपको क्या मिलना है? दूसरे की फालतू बातें सुन के आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिलनी है। दे अर्न जो है अपने व्यूज लेके वो तो अर्न कर लेंगे, आपको क्या मिला? नेगेटिविटी। एंड यू विल स्प्रेड दैट नेगेटिविटी एवरीवेयर। तो मल्टीप्लाई मत करिए। मेरा कहना ये है कि मैं आप लोगों को, मैं अपने चैनल पर आकर फालतू बात नहीं करती हूँ, मैं ये ज्ञान की बातें भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं आई एम ए नो नॉनसेंस पर्सन। लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है वो ये बताना। जैसे कल से वो न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी कि 18-19 अगस्त पहुँच गया है पेपर। फिर वो हुआ, आयोग ने खंडन करा, उस पर लिखा कि नहीं, पेपर अपनी तयशुदा डेट पर ही होगा। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक आप अपने आप को प्रिपेयर करिए ना 18-19 तारीख के लिए। आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट? मेरा जैसा इंसान जो है ना, मुझे जो कहना होता है ना, आई एम जो है ना, आई एम अ नंबर 4 पर्सन, है ना। मैं जो है नंबर 4 पर्सन का मतलब यह है कि मैं 4 जो है, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 है। और ऐसे लोगों को अगर आपको पता हो ना, तो वो जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो उनके दिल में होता है वो कहते हैं। तो नंबर 4 वाले लोगों के साथ ये चीज़ होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, और जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म की पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मुझे ये लगता है कि आई शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी।
लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती वो नेगेटिविटी का ब्लैंकेट ओढ़ने को तैयार बैठा हो तो आई कांट डू एनीथिंग। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग इस समय अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए। जो होगा वो देखा जाएगा। जो आपको फ़िलहाल अपना एम क्लियर रखना चाहिए, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना चाहिए, ऐसे चैनल से खुद को दूर रखना चाहिए जो रोज 4 बार आकर इक्विवोकल चीज़ें बोल बोल के जा रहे हैं। जो होगा आपको चेक करना है, ऑथेंटिक साइट पे जाकर चेक करिए, फालतू की चीज़ों में मत पड़े, और अगर कुछ होगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल खुद तो प्रिपेयर रहिए। बार बार दिमाग बदलता रहता है कि अब ये पढ़ लें, अब छोड़ें आप। मैं उन लोगों के बात सोचती हूँ कि जो लोग एक एक दिन जिनके लिए काटना भारी हो रहा है ना, कि भाई कब पेपर हो, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कब पेपर हो कब पेपर हो, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि और जब वो देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग आके आप पेपर अच्छा टल गया चलो कोई बात नहीं बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, कह रहे हैं आज फिर टल गया, अब हम क्या करें। कितने लोग हैं जो पीजीज में रह रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, कितने लोग हैं जो अपने कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, मतलब शादीशुदा लड़कियां हैं जो अब रूम लेकर रह रही हैं कि भाई पढ़ाई के लिए आई हुई हैं, अपने जो है अपने बच्चों को छोड़कर बैठी हुई हैं कि भाई बस पेपर हो जाए किसी तरीके से। उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो बोलने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ कि आप लोगों को अगर जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कि मैं यही कहूँगी कि इतनी ज़्यादा, और अगर मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाओ। और आप लोग जो है ना अपने जो चेक करना है वो ऑथेंटिक साइट पे जाके चेक करो। रोज ये मत चेक करो पेपर पोस्टपोन हो गया है क्या, पेपर पोस्टपोन हो गया है। आप किस प्रकार की चीज़ें जो है वो खुद देखिए ना, आप क्या एमिट कर रहे हैं। बस इसी के साथ मैं जो है आज मुझे चार्ल्स डिकेंस पे बताना है। बाकी मैं आज कोई एड वेड कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है इस चीज़ पे कितने लोग देखते हैं, हो सकता है कि लोग मेरी ये बात पे आगे ही बढ़ा दें, पूरा 5 मिनट आगे ही बढ़ाकर सुने। आज चार्ल्स डिकेंस पे जो है वो मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। चार्ल्स डिकेंस जिनको जो है भारत के चार्ल्स डिकेंस मुल्कराज आनंद को कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस जो हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ढेर सारे कैरेक्टर, मोस्टली उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि ढेर कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन वो अपने टाइम समय के एक रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट थे। उन्होंने विक्टोरियन एरा को अच्छे से प्रेजेंट करा है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम कॉमनली फाउंड इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। सोशल इनजस्टिस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड चाइल्डहुड, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड पावर, द सेलिब्रेशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक बिलीफ, प्रिविलेज एंड ट्रेडिशन। इनमें से कौन सी चीज़ आप लोगों को चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए अगर आप इसमें देखें तो उनके नॉवेल्स में आपको सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, चाइल्डहुड ये सब देखने को मिलता है, लेकिन जो सेलिब्रेशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज एंड ट्रेडिशन देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ डिकेंस नॉवल features the memorable characters of Ebenezer Scrooge and Tiny Tim, Oliver Twist, Great Expectations, A Christmas Carol, David Copperfield। तो ये इसका आंसर है, ये इस तरीका एबेनेजर स्क्रूज का से संबंधित, मतलब ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये है ये उनका क्रिसमस कैरल, दैट इज अ क्रिसमस कैरल। The term Dickensian is often used to describe something that is, अगर हम एक टर्म यूज करते हैं डिकेंसियन तो ये क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीक रियलिज्म, मार्क्ड बाय एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्बन लाइफ एंड सोशल क्रिटिसिज्म, फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अपर क्लास इंडिविजुअल्स, या रिटन इन अ हाईली फॉर्मल एंड एकेडमिक स्टाइल। अगर आप बात करते हैं, आप किसी चीज़ को किसी के स्टाइल को डिकेंसियन स्टाइल कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। अगर आप डिकेंसियन स्टाइल कह रहे हैं तो ऑब्वियसली डिकेंस इज नोन फॉर हिज कैरेक्टर्स। टी.एस. एलियट ने तो उन्हें कंपेयर भी करा है शेक्सपियर से। तो मार्क्ड बाय एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्बन लाइफ एंड सोशल क्रिटिसिज्म। तो ज्यादा आंसर इज बी। इन विच नॉवल डज पिप है
हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन बेस्टोड अपॉन हिम बाय अ मिस्टीरियस बेनिफैक्टर। तो ये कौन सा नॉवल है जिसमें सबसे पहले फिलिप पिरिप नाम का कैरेक्टर जो है वो आपको देखने को मिलता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, और जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है उसी में फिलिप पिरिप जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एक ऐसा जो है वो मिलेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता भी देती हूँ, एंड दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। देखिए फिलिप पिरिप जो कैरेक्टर है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, जो अपने बेनिफैक्टर के बारे में, मिस्टीरियस बेनिफैक्टर के बारे में है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है 1860 से 1861 तक ये नावल जो है वो वीकली सीरियल वाइज चला, और इस नावल में एक कैरेक्टर है फिलिप पिरिप, और जो अपनी जीजा बहन और जीजा के साथ रहता है, और उसको एक मिस्टीरियस बेनिफैक्टर मिलता है जो उसको जेंटलमैन बनाने में मदद करता है। तो ये इसमें उसके वो एक लड़की है एस्टेला, उससे प्यार करता है। इसमें एक मिस हैविशम नाम की एक स्पिंस्टर दिखाई हैं जो बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर दिखाई हैं, और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं फिलिप पिरिप और जो मिस्टर पंबलचुक, मिस हैविशम, एस्टेला और बिडी और कॉम्पिसन, मैगविच एंड ऑर्लिक, ये सारे कैरेक्टर्स हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of Dickens' novel satirizes the inefficiencies and delays of English legal system? ये जो है ये English legal system पे जो आता है ये भी आप सबको पता ही है कि क्या है। That is Nicholas Nickleby, Martin Chuzzlewit, Bleak House या Hard Times? ये वो नॉवल है जिसमें जो है डिकेंस ने सेटायर किया है ओल्ड चांसरी कोर्ट पे भी, एंड दैट इज ब्लीक हाउस। इसमें डिकेंस ने सेटायराइज करा है ओल्ड चांसरी कोर्ट को, ठीक है जी, ओल्ड चांसरी कोर्ट को सेटायराइज किया। इट्स सेटायर ऑन द अब्यूजेस ऑफ लॉ कोर्ट, और जुडिशियल रिफॉर्म मूवमेंट में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कहानी जो है लीगल केस से शुरू होती है, जॉन्डाइस वर्सेस जॉन्डाइस से। Who is the orphaned protagonist who navigates the criminal underworld of London in Oliver Twist? Oliver Twist जो इनका नॉवल है, Oliver Twist या जिसका जो नाम है वो है The Parish Boys Progress। Oliver Twist का सबटाइटल है अब मैं ये इसमें क्वेश्चन में ही है, हु इज द ऑर्फन प्रोटैगनिस्ट। सबसे पहले मैं ओलिवर ट्विस्ट के बारे में आपको बताऊं। ओलिवर ट्विस्ट को जो इसका सबटाइटल है दैट इज ओलिवर ट्विस्ट का द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। पैरिश बॉयज प्रोग्रेस इसका सबटाइटल है। ये जो नॉवल है ये एक ऑर्फन की कहानी है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट की का मतलब वर्क हाउस में काम करता हुआ उसका पालन पोषण होता है। वर्क हाउस को जो डोमिनेट करता है उसका नाम है बम्बल, जो पैरिश जो वो बहुत ही क्रूअल है। और ओलिवर जब उससे अपने खाने में मतलब उसको बहुत कम जितना ही खाना दिया जाता है जितने से वो बेचारे जीवित रहें। और इसमें एक क्रिमिनल है जिसका नाम है फैगिन। तो बेसिकली इसमें जो ऑर्फन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है। विच ऑफ डिकेंस वर्क इज लार्जली सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की में जो बैकड्रॉप में लिखा गया है जिसमें पेरिस और लंदन की कहानी है वो है द टेल ऑफ टू सिटीज। दैट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स की खासियत ये होती है कि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड कि मैम एक आप टेस्ट जो है वो चार्ल्स डिकेंस के ऊपर करवा दीजिए, तो एक छोटा सा टेस्ट मैंने ये लिया है। मैं चार्ल्स डिकेंस को 2 बार में कंप्लीट कराऊंगी। सबसे पहली बात, चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये नॉवल अप्रैल 30 1859 से लेकर नवंबर 26 1859 तक चला।
ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है, लाइक बार्नबे रज। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी बताता, बैकड्रॉप में है इसके। 2 सिटीज़ हैं, लंदन एंड पेरिस, और इसकी जो लाइन जिससे ये शुरू होता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। The Gradgrind family and the industrial town of Coketown are central to which of Dickens' novel that critiques utilitarianism, and that is देखिए, सबसे पहले ये हार्ड टाइम्स, द पिकविक पेपर्स, मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक या एडविन ड्रूड। एडविन ड्रूड उनका अधूरा नॉवल है, इसका आंसर है हार्ड टाइम्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड टाइम्स के बारे में बता दूं। हार्ड टाइम्स जो है ये इसके 3 पार्ट्स हैं। हार्ड टाइम्स के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका सोइंग, रीपिंग एंड गार्नरिंग। ये 3 जो हैं इसके पार्ट्स हैं, सोइंग, रीपिंग एंड गार्नरिंग। इट इज बेसिकली, ये जो नॉवल है इसमें दिस नॉवल रिडिक्यूल्स मटेरियलिज्म, और इसमें जो कैरेक्टर है थॉमस ग्रैडग्राइंड, वो कूट कूट के अपने बच्चों के अंदर मटेरियलिस्टिक सोच जो है वो भर देता है। Which of the following characters is known for their perpetual optimism and tendency to believe that everything will turn out for the best? Miss Havisham, Mr. Micawber, Madame Defarge या यूरिया हीप? तो भाई देखो, एक जो कैरेक्टर है जिसको डिकेंस ने एक अपने पिता के उस पर जो है वो क्रिएट भी करा है, जो हर समय सोचता है समथिंग विल टर्न अप, कभी ना कभी कुछ अच्छा होगा। ये वो कैरेक्टर है जो डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है। डेविड कॉपरफील्ड जो उनका सबसे प्रिय नॉवल था, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और उसमें कैरेक्टर है मिस्टर मिकाबर। Dickens was a prolific writer of serial novel. What was the typical format of their publication? Complete volumes published annually, weekly or monthly installments, short stories, plays, perform. देखिए, मैंने अभी आपको बताया था इनके नॉवेल्स में ना कैरेक्टर्स भी इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि वो वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आते थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अप्रैल से नवंबर तक पब्लिश हुए, तो वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आया करते थे। तो द आंसर इज बी। Which of Dickens' novel features the manipulative and hypocritical character of Pecksniff? Nicholas Nickleby, Martin Chuzzlewit, Bleak House या Little Dorrit? इनके कैरेक्टर्स को याद करना सबसे मतलब थोड़ा सा वैसे रहता है। हाँ जी, तो ये जो है पैक्सनिफ जो कैरेक्टर है, पैक्सनिफ ये भी मंथली नंबर्स में आया था। ये नॉवल जो है जनवरी 1843 से जुलाई 1844 तक चला, और इसका नाम है मार्टिन चुज़लविट। पूरा नाम है इसका द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चुज़लविट। इसमें जो विलेंस हैं, इट इज फेमस फॉर डिकेंस विलेंस पैक्सनिफ एंड जोनस चुज़लविट, और ये नॉवल जो है वो मार्टिन चुज़लविट के एडवेंचर्स की कहानी जो है वो बताता है। द अनफिनिश्ड नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज आवर म्यूचुअल फ्रेंड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, लिटिल डॉरेट या बार्नबे रज? और इसका आंसर है, जब चार्ल्स डिकेंस जिस नॉवल पे काम कर रहे थे जो पूरा नहीं हो पाया, दैट वाज द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। Which of Dickens' novels explores the themes of social mobility and the illusion of gentility through the story of a blacksmith's apprentice? David Copperfield, Bleak House, Great Expectations या Nicholas Nickleby? कौन से डिकेंस के नॉवल में एक इल्यूजन ऑफ जेंटिलिटी, एक ब्लैकस्मिथ के अप्रेंटिस के रूप में शुरुआत किसने करी है? तो वो है दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसमें फिलिप पेरेप जो है
वो पहले अपने ब्रदर इन लॉ जो के साथ ब्लैकस्मिथ के अप्रेंटिस के रूप में ही काम करता है। द सर्कमलोक्यूशन ऑफिस, अ सैटारिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी अपीयर्स इन विच डिकेंस नॉवल। ये भी बड़ा बढ़िया जो है आपका क्वेश्चन है। ये सर्कमलोक्यूशन ऑफिस, ये कुछ ना जैसे ओल्ड चांसरी कोर्ट वाला और ये वाला है। सर्कमलोक्यूशन ऑफिस सैटारिकल रिप्रेजेंटेशन, ये किस में दिखाया गया है? लिटिल डॉरेट में। ये आपका जो सर्कमलोक्यूशन ऑफिस है लिटिल डॉरेट में दिखाया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले ये मंथली नंबर्स में आया है दिसंबर 1855 टू जून 1857। दिसंबर 1855 टू जून 1857 ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में करप्शन के बारे में बताता है। ये मार्सली प्रिजन और सर्कमलोक्यूशन ऑफिस के बारे में बताता है। और डिकेंस ने इसमें इविल्स ऑफ प्रिजन दिखाए हैं थ्रू विलियम डॉरेट। Which of the following is a significant female character known for her strength and resilience in the face of adversity in a Tale of Two Cities? In A Tale of Two Cities में कौन से जो कैरेक्टर है who is known for her strength and resilience? जिसमें इसमें है जो कैरेक्टर है, जो इसकी हीरोइन है बेसिकली लूसी मैनेट, और इसमें ही एक कैरेक्टर है मिस प्रॉस। वो भी एक बार क्वेश्चन आया था मिस प्रॉस वाला भी। Dickens' early success was largely due to the popularity of which humorous and episodic novel? Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Pickwick Papers, The Old Curiosity Shop। और जो ये डिकेंस का पहला नॉवल था दैट वाज द पिकविक पेपर्स। ये आया था अप्रैल 1836 से नवंबर 1837 पर। इसका पूरा नाम है द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब। द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, द पिकविक पेपर्स। Which of Dickens' novel features a protagonist who becomes a successful novelist mirroring some aspects of Dickens' own life? Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations, Bleak House। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताया भी था। तो देखिए ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड की कौन सा डिकेंस का नॉवल है जिसमें वो एक नॉवलिस्ट बन जाता है डिकेंस की अपनी लाइफ। मैं आपको ये बताऊं, ये नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, बड़ा प्यारा नॉवल है। इसका ओरिजिनल टाइटल जो था डेविड कॉपरफील्ड का वो था द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रुकरी। ये इट इज कंसिडर्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल या वेल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, और ये नॉवल डिकेंस को बहुत पसंद था। ठीक है, अब जो अपना फेवरेट जो है वो नॉवल उन्होंने बताया है दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। द कैरेक्टर ऑफ जो, अ यंग क्रॉसिंग स्वीपर, हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड इन विच ऑफ द डिकेंस नॉवेल्स? हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट या आर म्यूचुअल फ्रेंड? Just give me a minute.
यस, ये इस कैरेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिनके बारे में सुना भी नहीं होता है। और ये इसका आंसर है ब्लीक हाउस। ये एक बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, और माइनर कैरेक्टर भी कई बार पूछ ले जाते हैं, जो एक पुअर होमलेस और ऑर्फेन स्ट्रीट स्वीपर है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है, और वो एक क्रॉसिंग स्वीपर है, और जो मतलब कि सड़क साफ करता है। और ये जो कैरेक्टर है, इट शोज द प्लाइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो इवेंचुअली डाइज ऑफ चिकन पॉक्स की वजह से उसकी मृत्यु होती है। तो ये ब्लीक हाउस का कैरेक्टर है। Which of Dickens' novel explores the complexities of inheritance and corrosive effects of money on relationship? Dombey and Son, Martin Chuzzlewit, Our Mutual Friend या Nicholas Nickleby? And the answer is, that is Our Mutual Friend है इसका आंसर। और मैं इसको थोड़ा सा बीच बीच में चीज़ें बता देती हूँ, तो इसलिए आर म्यूचुअल फ्रेंड, ये सबसे पहली बात डिकेंस का नॉवल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि संपत्ति और उसके बारे में, आप पैसे का क्या प्रभाव पड़ता है। आर म्यूचुअल फ्रेंड, सबसे पहली बात, दिस वाज द लास्ट फिनिश्ड नॉवल ऑफ डिकेंस, लास्ट फिनिश्ड नॉवल, ठीक है, डिकेंस का लास्ट फिनिश्ड नॉवल था। ये मनी और उसके रिजल्ट्स पर आधारित है। इसका कैरेक्टर है जॉन हर्मन। वो इज द एस्ट्रेंज्ड सन ऑफ अ रिच मिसैंथ्रोपिक माइजर। जॉन हर्मन के पिता की मृत्यु हो जाती है, वो अपने पीछे काफ़ी पैसा छोड़ के जाते हैं, मगर वो जो है बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। और ये जो है कि मरने से पहले वो अपनी एक विल बनाते के जाते हैं, जिसमें वो लिख के जाते हैं कि उनके बेटे को उनकी संपत्ति, यानी कि उनका बेटा जॉन हर्मन को उनकी संपत्ति तभी मिलेगी जब वो मिस बेला विल्फर से शादी करेंगे। तो ये जो कहानी है वो पैसा और रिलेशनशिप पर आधारित है। दैट इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड। What was the name of the periodical that Dickens edited and contributed to extensively throughout his career? The Edinburgh Review, Blackwood's Magazine, Household Words and All the Year Round, the Quarterly Review? And the answer is Household Words and All the Year Round. जिस जिस जर्नल पे उन्होंने काम करा, दैट इज हाउसहोल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। ठीक है जी। Which of Dickens' character is a ruthless moneylender who preys on the vulnerable? Mr. Bumble, Fagin, Daniel Quilp या ग्रैंडफादर स्मॉलवीड? तो भाई इसमें जो एक बौना बहुत ही खतरनाक किस्म का मनी लेंडर है वो है डेनियल क्विल्प। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग नॉवल है, जिसमें एक पॉन शॉप का जो है कहानी है। The theme of social responsibility and the interconnectedness of society is particularly prominent in which of Dickens' novellas? The Cricket on the Hearth, The Battle of Life, The Chimes, A Christmas Carol? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कहानी आपको मिलेगी क्रिसमस कैरल में, जिसमें जो भूत हैं वो आकर बताते हैं कि एबेंजर स्क्रूज को। Which of Dickens' novel features a young boy who is sent to a brutal Yorkshire school? Or that is Oliver Twist, Nicholas Nickleby, David Copperfield या Martin Chuzzlewit? पहले आंसर बता देती हूँ। यॉर्कशायर, ब्रूटल यॉर्कशायर स्कूल में जिसे भेजा जाता है वो है निकोलस निकलबाय इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और निकोलस निकलबाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। ये इसका पूरा जो नाम है द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाय है। ये मतलब कैसे एक उसके निकोलस की फादर की डेथ के बाद कितना संघर्ष उसे करना पड़ता है, वो ये एक रिफॉर्मेटिव नॉवल है, याद रखिएगा। दिस इज अ रिफॉर्मेटिव नॉवल। इट अटैक्स द इविल प्रैक्टिसेस इन द यॉर्कशायर स्कूल्स। गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल्स में किस तरीके से फंड्स को और सब चीज़ों को मिसयूज़ किया जाता है। इसमें टीचर्स, इसमें एक कैरेक्टर है स्क्वियर्स। टीचर्स लाइक स्क्वियर्स आर क्रिटिसाइज्ड इन दिस नॉवल। ये एक रिफॉर्मेटिव नॉवल है।
और इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से टीचर्स गलत सलत पढ़ा रहे हैं और ये सब बताया गया है इसमें. Dickens often used vivid imagery and symbolism. What does the fog in the opening of Bleak House often symbolize? The clarity and transparency, the pervasive obscurity, confusion, the romantic beauty, the warmth. भाई आपको पता ही है fog किस चीज का symbol होगा? दुरूहता का, confusion का, moral decay of society. The answer is B. And the last question for today. Which of the following is not a characteristic feature of Dickens' writing style? Detailed and often humorous description, ये है. Extensive use of stream of consciousness, social commentary, melodramatic plots. A भी है, C भी है और D भी है. उनके novels का features हैं, मगर वो stream of consciousness technique use नहीं करते क्योंकि stream of consciousness technique use करी है modern writers ने. ठीक है, तो ये विक्टोरियन राइटर्स की पहचान नहीं है. सो दिस इज ये दीज आर 25 क्वेश्चंस जो मैंने आज लिए हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और अभी थोड़े से क्वेश्चंस डिकेंस के या किसी के भी मैं लूँगी. बाकी मिलते हैं. बाय बाय.